नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। आज बात फिर से कॉकरोच जनता पार्टी की। बात इसलिए क्योंकि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद अब इन्होंने देशव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, फिर से सोशल मीडिया से ही। देश में पेपर लीक और परीक्षा धांधलियों से नाराज युवाओं के गुस्से की लहर पर सवार होकर ये संगठन महज कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटा लेता है। सोशल मीडिया की स्क्रीन पर लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और ट्रेंडिंग हैशटैग्स, लेकिन जब बात सड़क पर उतरने की आती है तो क्या वही ताकत दिखाई देती है? कल यानी कि 11 जून को महाराष्ट्र के पुणे में हुए इनके प्रोटेस्ट के बाद एक बार फिर ये सवाल चर्चा के केंद्र में है कि आखिर किसी राजनीतिक संगठन की असली ताकत कहां मापी जाए, मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर मैदान की धूल में? राजनीति के जानकार कहते हैं कि फॉलोअर्स और वोटर्स में उतना ही अंतर है जितना कि पोस्ट और पसीने में। एक वायरल वीडियो रातों रात लोकप्रियता तो दिला सकता है, लेकिन जनता के बीच भरोसा बनाने में वर्षों लग जाते हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल क्रांति की नई मिसाल है, या फिर ये उस राजनीतिक भ्रम का हिस्सा है जिसमें ऑनलाइन शोर को जमीनी समर्थन समझ लिया जाता है? क्या पार्टी के पास नाराजगी को संगठन में और संगठन को जन आंदोलन में बदलने की क्षमता है, या फिर ये भी उन कई प्रयोगों की तरह साबित होगी जो सोशल मीडिया पर चमके और चुनावी मैदान में फीके पड़ गए? या फिर कुछ जानकार ये मानते हैं कि मोदी सरकार पिछले 12 वर्षों में किसी भी विपक्षी आवाज को उठने नहीं दिया उन्होंने, तो फिर बीजेपी के लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई दिल्ली के जंतर मंतर पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि नौजवानों के जरिए केंद्र सरकार अपने खिलाफ फैले असंतोष को कम करने में लगी है? या फिर एक कहानी ये भी चल रही है कि ये लोग आप यानी कि आम आदमी पार्टी से निकले हुए हैं, लिहाजा आप उन्हें बैकअप दे रही है? तो आज चर्चा सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि उस बड़े सवाल की है जो आने वाले वर्षों की जो राजनीति है उसे तय कर सकती है। क्या भारत की राजनीति अब भी जमीन से ही चलती है, या फिर उसका भविष्य पूरी तरह स्क्रीन पर लिखा जाएगा? और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए विस्तार से आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी और कॉकरोच जनता पार्टी की कोर टीम के मेंबर सिद्धार्थ पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी आज के इस चर्चा में। सिद्धार्थ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी या फिर लेफ्ट या फिर कांग्रेस या फिर और किसी भी तरह के राजनीतिक जो है एसोसिएशन के बारे में आज कोई सवाल नहीं पूछने वाली। आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सवाल पूछूंगी, क्योंकि सवाल मेरे देश के युवाओं के उस भरोसे का है जो इस वक्त जख्मी है सत्ता से, और उसी जख्म की वजह से आपका उदय हुआ। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक उदय से पहले ही अंत होने की संभावना तो नहीं है? क्योंकि एक के बाद एक जो आप लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रदर्शन आपका जमीन पर आते ही फ्लॉप होता जा रहा है। मेरा सवाल ऐसे में ये है कि आपकी कॉकरोच जनता पार्टी खुद इस आंदोलन को लेकर कितनी सीरियस और संवेदनशील है? मैं कुछ ही घंटों के भीतर देश के करोड़ों युवा जो है वो सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। इस वक्त देश के नौजवानों में परीक्षाओं को लेकर जो भारी अनरेस्ट असंतोष है, ऐसे माहौल में आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते चीजों को हल्के में लेना। तो आप बताइए कि ये सब जो आपके प्रोटेस्ट जिस तरीके से हमने देखा जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं था, प्लान नहीं था, ये कैसे हुआ? आप लोगों ने पहले प्लानिंग क्यों नहीं? आप बिना किसी तैयारी के मैदान में कूद गए। और आज यानी कि 12 जून को इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मेरे पास जो खबरें हैं इस वक्त की कि लखनऊ में आपका प्रदर्शन था, आपने ढिंढोरा पीटकर 12 से 18 जून के लिए सोशल मीडिया पर तमाम घोषणाएं की कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास खबर है कि आपके लोगों ने एप्लीकेशन तक नहीं दिया था, पर पुलिस ने
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लखनऊ में अभी चल रहा है, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रदर्शन शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी जगहों पर हमारे लोगों को रोका गया, हमारे लोगों को कहा गया कि आप जो है धरना स्थल तक मत जाइए। लेकिन ये कुछ 2-3 जगहों पर हुआ। बाकी अगर इको गार्डन के आसपास की बात करें, वहां के जो पुलिस सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने ये बोला है, डीसीपी ने भी आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन है आपके प्रोटेस्ट को, आप अच्छे से प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपने बताया, ये 2-3 जगहों पे महज थोड़ा बहुत सुनने को आया है। और जानते हो आप, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट किसी भी देश में होता है तो कुछ अराजक तत्व तो होते हैं जो लगातार इन चीजों को करते हैं जिससे हमारा जो प्रोटेस्ट है वो डिस्क्रेडिट हो जाए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जैसा आपने बताया कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, पार्टियां अगर बहुत बढ़िया कर रही होती तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अब तक ठीक हो गया होता। हमें जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। हम अपनी जो भी मुद्दे हैं उनको व्यवस्थित देखना चाहते हैं। अगर हमारे मुद्दे व्यवस्थित हो जाए तो हमें जरूरत ही नहीं सड़क पे आने की, हमें जरूरत ही नहीं प्रोटेस्ट करने की। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम सालों साल तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी में भाग के वही 3 पात कि हमने नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, तैयारी की, आखिरी में पेपर लीक के अगर आगे भी बढ़ जाते हैं तो एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये तमाम समस्याएं लगातार चल रही हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे आने का। अब ये तो एजुकेशन की बात है। एजुकेशन से अगर थोड़ा सा हट लें तो यही एजुकेशन है जो बेस है किसी भी देश का। अगर हमारा बेस अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, तो हमारे यहाँ के हेल्थ सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाएगा, हमारे यहाँ पर लोग एनवायरमेंट के लिए भी जागरूक होंगे। और अगर ये तीनों चीजें अच्छी होंगी तो चौथी चीज इकोनॉमी ऑटोमेटिक तरीके से अच्छी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्किल फोर्स ही नहीं है। हमारे यहाँ पर डिग्रियां बट रही हैं, गट्ठर भर के डिग्रियां आती हैं और लोग डिग्रियां लिए बैठे हुए हैं घर में। उसका नुकसान सीधे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे हो रहा है, हमारे देश को हो रहा है। और हम सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम इस बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे सुदृढ़ होने चाहिए, हमारे मुद्दे मजबूत होने चाहिए। बस हमारी इतनी सी मांग है और उसी के लिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो मांगे हैं वो आपकी हैं। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ जनता की बात कर रहे हैं। और जनता के वो मुद्दे जो सालों से त्यों के त्यों पड़े हुए, कोई उस पर कोई रिएक्शन नहीं ले रहा। सरकारें आ रही, सरकारें जा रही हैं, सिस्टम कमोबेश एक जैसा ही बना हुआ है, कुछ ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। हमारे मुद्दे सिर्फ इतने हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी। ये मुद्दे हमारे सुदृढ़ हो जाए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जी सिद्धार्थ जी, यूपी में क्या चल रहा है अभी? लखनऊ में जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपके पास क्या जानकारी है? कितने कितने बच्चे हैं वहां पर और क्या कुछ हो रहा है? इस समय लखनऊ में प्रोटेस्ट धीरे धीरे स्मूथ हो गया है। अभी हजारों की संख्या में लोग हैं जो अपनी बात को रखने के लिए इको गार्डन में आए हुए हैं। और ये महज शुरुआत है। आप ऐसा मत देखिए कि ये प्रोटेस्ट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तो महज शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों की बात के मन में बात समझ में आएगी कि ये उनकी बात हो रही है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको आवाज देने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। और ये हमारी मजबूरी है, हम शौक में नहीं आए। और हमारा प्रोटेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अगर आपको लगता है तो कल आप पुणे के विजुअल्स देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है और हमारी मांग किस दिशा में जा रही है। हमें इस मुद्दे को उस लेवल तक लेके जाना है कि हमारा जो देश लंबे समय से जो है विकासशील की श्रेणी में है, वो विकसित श्रेणी में आए। और वो उसकी शुरुआत होती है हमेशा और हमेशा सिर्फ एक चीज से, वो है एजुकेशन। एजुकेशन का बंटाधार हो गया है, उसी वजह से आज हमारी ये स्थिति हो गई है।
हमारी इकोनॉमी चौथे पे आई, फिर छठे पे आ गई, अब सातवें का नंबर है, क्योंकि हम अपनी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम कुछ यहाँ दे ही नहीं पा रहे। महंगाई आसमान छू रही है और सरकार क्या कहती है, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है कहने से नहीं होता है, बढ़िया होने से होता है। हम सिर्फ बढ़िया चाहते हैं, अगर बढ़िया हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वही तो सब गड़बड़ है। सिद्धार्थ जी, मैं आऊंगी आपके पास, मेरा सवाल अभी भी अधूरा है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने सुना सिद्धार्थ जी को, ये बेरोजगारी और महंगाई तो खैर नहीं, बेरोजगारी और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, पेपर लीक, और उन पर ये लोग बात कर रहे हैं और उसी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी समझ ये कहती है कि ये एक ऐसे राजनीतिक पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर दशकों से मैच हुआ ही नहीं है हमारे देश में। धर्म और जाति की राजनीति जहां पर इस कदर हावी है, तो ये सिर्फ शिक्षा और पेपर लीक और इनके मुद्दों को लेकर कहां तक आगे बढ़ पाएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, और इनके पास तो कोई अनुभवी टीम भी नहीं है। आप इन पूरी चीजों को किस तरीके से देखते हैं? हमने पिछली बार जब हम बैठे थे इनके जंतर मंतर वाले प्रदर्शन के बाद, तो आपने कहा था कि मैं निराशावादी नहीं हूं। अब जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अब आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? जी आलोक जी। अनुराधा जी, पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन और सिद्धार्थ पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कर रहे हैं इसकी बेहद आवश्यकता थी, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप दिन याद कीजिए, पूरे महीने नहीं हुए हैं, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा बेरोजगार कॉकरोच की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आज हम 12 जून को बात कर रहे हैं, पूरे महीने नहीं हुए, 25 दिन के आसपास आ जाते हैं अभिजीत दीप के। और उनका जो फैन फॉलोइंग है, ट्विटर पे मैं देख रहा था, आज शाम की बात, कल शाम की बात मैं कर रहा हूं, कि 2.25 करोड़ भारतीय हैं ट्विटर पे उनके फॉलोअर। ये बहुत पीछे छोड़ गया पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी के फॉलोइंग को, कांग्रेस पार्टी के फॉलोइंग को। एक अजीब सा जलजला है जो पारंपरिक पॉलिटिक्स करने वाले हैं लोग। और ये नई शताब्दी है, नई शताब्दी के चौथाई हिस्से में हम 2026 में, यहां जो कुछ हो रहा है इस शताब्दी का रंग और रूप गढ़ा जाना है। आप 1925 के आसपास के थम्बिंग को याद कीजिए, वही 1947 में जाकर परिवर्तित हुआ था। तो ये जो छटपटाहट है और जो लोग कर रहे हैं, उनकी उम्र देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका मिजाज देखिए। ये उम्र है सिग्नेचर करने का समय पर अपरिमित ऊर्जा होती है। उस ऊर्जावान शख्स को कोई भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह दे कॉकरोच हो तुम, कहा हाँ जी कॉकरोच है हम, और उसकी जनता पार्टी लेके आ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से बढ़ते आ रहे हैं। 6 जून को आ गए दिल्ली, हम जो भी थंपिंग दिया, जमीन पे पैर पे थपथपाया, उससे जलजला आया। सरकार विरोध में खड़ी नहीं रह पाई। ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ कि दौड़कर पुलिस को कहा गया भाई अनुमति दो इनको, अगर थोड़ा भी रोके तो आग चिंगारी आग में बदल जाएगी। और बिल्कुल जिस तरीके से शांत करने की कोशिश हुई, दिल्ली में नहीं उतना हो पाया। अगर थोड़ी सी भी सरकार थोड़ा सा चूक कर गई होती, जैसा आप संकेतों में कह रही हैं, लखनऊ में ऐसा हुआ है, अगर सरकार ऐसा कर दे तो इनका भाग्य बन जाए। यही मैं कहना चाह रही थी। अगर वहां रोका गया है, लखनऊ में क्या सिलसिलेवार ये कह रहे हैं, मैं सिद्धार्थ जी की बात पे कर रहा हूं, वहां सुनियोजित तरीके से हो रहा है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, तो ये सरकार के लिए सकून वाली बात। अगर थोड़ा भी छेड़ दिया, रोक दिया, नहीं आने दिया, लाठी चलाई, कुछ ऐसा कर दिया इन युवाओं पर, तो भाई जलजला आ जाएगा। ये पारंपरिक राजनीति करने वाले लोग भूल जाएंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए पूरा माहौल शांत सा लग रहा है। ये मैं कह रहा हूं। ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा, जंतर मंतर पर बिल्कुल स्मूथली इनको प्रोटेस्ट करने दिया गया, कहीं कुछ रोका नहीं गया। लेकिन कुछ सुबह से मैं जो अभी 5-10 मिनट पहले चर्चा में आने से पहले मैं डिजिटल मीडिया खंगाल रही थी, तो मैंने देखा कुछ चैनल्स जो है, इंडिपेंडेंट चैनल्स, वो दिखा रहे थे कि वहां पर छिटपुट लाठीचार्ज जो है, इनको रोका जा रहा है प्रोटेस्ट स्थल पर जाने से। यूपी में चुनाव है 2027 में, आपको नहीं लग रहा कि योगी जी जैसे सीजन पॉलिटिशियन इस तरीके का कोई कदम, मुझे नहीं लगता कि ले सकते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? ये ऐसा हो रहा है तो सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है। मैं आपको बता दूं, सब रिकॉर्ड पे है, कल शाम में, कल कांग्रेस पार्टी ने अचानक से इनको देखते हुए
अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों की आपातकालीन बैठक बुला ली, क्योंकि उनको पता लग गया कि देश में विक्षोभ है और उस विक्षोभ को रिप्रेजेंट करने के लिए तबका आ गया है, जो उनके हाथ से जो बैटल रेस की छड़ी होती है वो छीनने के लिए आ गया है। जैसे तैसे करके कांग्रेस पार्टी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी राहुल गांधी, उन्होंने सरेआम कहा कि भैया ऐसे नहीं बनेगा, 2-3 महीने तक के लिए प्रदर्शन के लिए शुरुआत कर दो, विरोध प्रदर्शन, नहीं तो पैरेलल लकीर खींचने के लिए, बड़ी लकीर, गाढ़ी लकीर खींचने के लिए देश के युवा आ गए हैं। तो ये घबराहट सिर्फ सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, विपक्ष के उस तबके के लिए भी है जो लंबे समय से विपक्षी राजनीति, प्रतिरोध की राजनीति अपने पास सुरक्षित रखना चाहती। और इन्होंने बड़ी होशियारी से ना इधर के ना उधर के बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक हस्ती को इन्होंने आने नहीं दिया है। हाँ, एक व्यक्ति आए हैं, सोनम वांगचुक, आप गौर करेंगे लद्दाख से लेह में उनका अभी हाल के दिनों में रासुका लगा था, उनको जेल में भेजा गया था, उनके प्रति क्या कुछ सरकार ने और लेफ्ट के नेता पहुंचे थे। लेफ्ट के कोई बड़े हस्ती नाम के लोग नहीं पहुंचे, लेफ्ट के संगठन पहुंचे प्रदर्शन के लिए, आयशा के लोग पहुंचे, उनके छात्र दीपांकर जी थे, दीपांकर जी थे। भट्टाचार्य को जैसा भी मानिए आप, बेसिकली वो ये हैं, आप आंदोलन करता या जो भी कहिए, वो कोई ऐसा बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं रखते। हाँ, वृंदा कारात जाते, प्रकाश कारात जाते, या फिर और सीपीआई के राजा साहब को बुलाते, ऐसा किसी बड़े हस्ती को बुलाते तो बात लगता कि हाँ किसी ने हाईजैक कर लिया। ये बिल्कुल चतुरता से, शालीनता से ये काम किए जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सरकार कुछ ऐसा करे तो फिर बवाल फंसे, दवा न लूटे। जो हालात है, और कह रहे हैं कि 20 तारीख को शायद आ रहे हैं सिद्धार्थ जी दिल्ली में आप, और आप इसी इंतजार में है कि सरकार कुछ करे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे 11 जून को पुणे में प्रोटेस्ट हुआ था, आज लखनऊ में 12 जून को हो रहा है, 13 जून को अमृतसर होगा, 14 जून को हैदराबाद होगा, 14 जून को ही शाम के समय बैंगलोर में होगा, 15 जून को जयपुर में होगा और 20 जून को दिल्ली में होगा जंतर मंतर। और इस बार में हम बैठेंगे, हम शाम तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मांगों में कुछ बेहतर प्रोग्रेस नहीं हो जाती। और इसीलिए हम पूरे देश में जाके छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बात कर रहे हैं और उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप दिल्ली आएं और अपने हक की बात करें। हम सिर्फ एक जरिया हैं, असली मुद्दा आपका है और आपको ही लड़ना है। हम आपके साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिला सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर आपने नहीं किया, अगर आपने सिस्टम में चेंजेस नहीं किए, तो आने वाले 20 साल तक फिर से यही चलता रहेगा कि पेपर होगा, पेपर लीक होगा, समस्याएं होंगी, कुछ पैसे वाले लोग आएंगे, वो सारे पेपर्स पर एक तरीके से कब्जा कर कर चले जाएंगे और आप खाली के खाली बैठे रह जाओगे। जो मेहनत करने वाला बच्चा है, जो सालों साल मेहनत कर रहा है, आखिरी में जब उसका एग्जाम लीक होता है, सिर्फ सिस्टम की वजह से, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कुछ हुआ, सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए, आज की डेट में रोजगार बिल्कुल नहीं है और इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ कैसा होता है। इमेजिन करिए, जिसके पास में सब कुछ है उसका मेंटल हेल्थ हिला हुआ है। तो सोचिए ऐसे लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही, कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं। और जो चाहे मुखर्जी नगर हो, आप करोल बाग उठा लो, आप ओल्ड राजेंद्र नगर उठा लो, या फिर किसी भी ऐसी जगह उठा लो जहां पर स्टूडेंट हब है, वहां पर बच्चे मेंटल हेल्थ से बड़ी मात्रा में परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनको क्लियरिटी ही नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा तो कब होगा, होगा तो नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितनी वैकेंसी आएंगी। फिर आखिरी में उसको लगातार ये मन में बैठा रहता है कि कहीं यार पेपर लीक ना हो जाए, आखिरी में पहुंचते पहुंचते पेपर लीक ना हो जाए, कुछ ऐसे लोग ना आ जाए जो पैसे देकर जो वैकेंसीज हैं वो खरीद लें, आखिरी में हमारे हाथ में कुछ ना पाए। तो ये, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट का मामला है, उसका परिवार पूरा भुगतता है। जी, आपने एक के साथ अनुराग जी के हिस्से की बात एक पूछ ले रहा हूँ, ये जो कुछ भी आशंकाएं शंकाएं हैं, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपके पूरे अभियान का। अभिजीत दीप के दिख रहे हैं, आप आए, आप दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, ठीक है, आपने सिलसिलेवार शहरों के नाम गिना दिए, वहां जा रहे हैं, वो सारे शहर
बेरोजगारों को प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी तादाद में उन्हीं शहरों में देश का बेरोजगार जा रहा है नौकरी ढूंढने के लिए। वहां के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए आपने, जैसे पुणे में आपने किया, बेंगलोर जा रहे हैं, एक ही शाम में हैदराबाद भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। कोई भी अभियान का स्ट्रक्चर होना, जैसे कहते हैं कि अभिजीत दीप के पिछली दफे इस क्रिटिसाइज को भी लीजिए अपने हाथ में कि 6 जून को भीषण गर्मी थी दिल्ली में, जंतर मंतर में ठीक से बैठ नहीं पाए, वो अमेरिका से आए उस दिन और उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनका बैकअप फार्मूला नहीं दिख रहा था वहां। अभिजीत दीपके अगर कार में सवार होकर के चले जा रहे हैं, गर्मी लग जा रही है, तो उनकी जगह पे कोई और खड़ा होता है ना। हम लोगों ने देखा आजादी के आंदोलन में, एक को गोली लगती है, पीछे से आदमी आ जाता है, मुझे मारो, 11-11-11 मूर्ति रोड लगा हुआ है हमारे दिल्ली में, इसमें सर एक्चुअली गोलियां चलने लगी, तब कहा मेरे पे मारो, मेरे पे मारो। ये जी सिद्धार्थ जी, अच्छा रोल होता है। असल में जो आप कह रहे हैं वो सारी चीजें बैकएंड में चल रही हैं, और जैसे जैसे प्रोटेस्ट स्मूथ हो रहा है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही, आपको यहाँ पर प्रॉपर विजन भी दिखेगा, मेमोरेंडम हमारा प्रॉपर दिखेगा, उसके साथ आपको कोर टीम भी दिखेगी, एक्सटेंडेड टीम भी दिखेगी, और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी दिखेगा। मतलब ये कुछ भी ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अभी लोगों को लग रहा है क्योंकि हम एक छोटी टीम से शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा चीजें जुड़ेंगी और कोर टीम का एक्सटेंडेड वर्जन बनेगा, जो भी भारत को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। हम उन सारे लोगों से मिलकर बात करेंगे, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी भारत को बेहतर बनाने के लिए, जो भी इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सामने आना चाहता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहा है, उसको हम जगह दें और उसको हम वो मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करें जो वो लंबे समय से सोच रहा है। क्योंकि जैसे हम हैं, आप हैं, हो सकता है आपके दिमाग में सालों से ये चल रहा हो कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई ऐसा ग्रुप आए जो देश का प्रतिनिधित्व करे और देश के मुद्दे उठाए। सिर्फ इतना ना हो कि भाई आखिरी में जाके चुनाव लड़ लिया और चुनाव के लेके आगे बढ़ गए। हमारे मुद्दे हैं और हमारे क्लियर कट मुद्दे हैं, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। ये 5 चीजें दुरुस्त होंगी तो हमारी चीजें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएंगी, और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। जी सिद्धार्थ, जैसा कि आलोक जी ने आपको कहा, यही सवाल, ये इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि क्या आप इस संवेदनशीलता को समझ रहे हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। एनीवेज, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि अभी आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन ये है, बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे मन में जो आ रहा है अभी आपके लिए, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आऊंगी। इन्होंने जो जवाब दिया उससे एक बहुत बड़ा सवाल निकला है। पहले तो आप ये बताइए सिद्धार्थ कि इनकेस कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के, चलिए मानते हैं कि आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आती है और कहती है कि चलिए जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? क्या उनका सपोर्ट लेंगे या फिर अभी जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के, मैं तो ये मानूं अभी, तो क्या करेंगे फिर आप लोग ऐसे में? नहीं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ना ही जाना पसंद करेंगे। रीजन उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट है कि आज तक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा किया होता तो सिस्टम ठीक हो गया होता। अगर सिस्टम बेहतर हो गया होता तो शायद ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग आक्रोश के कारण रोड पे नहीं आते, प्रदर्शन नहीं करते, इनकी जरूरत ही नहीं थी। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। जनता के मुद्दे कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दे रही होती तो शायद इसकी जरूरत नहीं। हम जो भी लोग हैं, जैसे आप हो, सर हैं, कोई भी है, वो उन प्लेटफॉर्म के नीचे जाकर काम कर रहा होता, इधर आने की जरूरत ही नहीं थी ना। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे मुद्दे सुने नहीं जा रहे, हमारे मुद्दे कोई उठा नहीं रहा है, क्योंकि आखिरी में जाके लोग धर्म और जाति और ये इन्हीं चीजों में घूम घुमा के वो फंस जाती है। हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लेकर आगे जा रहे हैं, और उन मुद्दे पर अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो उसको हम सुनेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं होने वाला।
चलिए सिद्धार्थ, मैं आपका ये जो बयान है ऑन रिकॉर्ड रखती हूँ और फिर हम चर्चा करेंगे इस पर, अगर ऐसा कुछ होता है तो। आलोक जी, मैं आपके पास आती हूँ। इन्होंने बात की कि जो तथाकथित अभी जो दो सेंट्रल पार्टीज हैं वो कुछ कर नहीं रही हैं, इसीलिए हमें आना पड़ा। हमने देखा है, प्रशांत किशोर जी को आप ध्यान करिए कि किंग मेकर कहा जाता है उन्होंने, तमाम राज्यों में जाकर उन्होंने सरकार बनवाए, मुख्यमंत्री बनवाए हैं, लेकिन वो खुद जब राजनीति में आते हैं तो बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तो इसको लेकर के आप कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य जो सिद्धार्थ कह रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अगर कंपैरिजन में करूं तो? अनुराधा जी, इंसान की एक फितरत है, अपनी स्मृति का आधार पर, हिस्ट्री का आधार पर भविष्य को देखना चाहता है, और उस फितरत में हमेशा पॉलिटिक्स जो है उसको धोखा दे जाती है, दगा दे जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो एक हो गया है वैसा ही दूसरा भी होगा। हाँ, इसलिए बड़ी उम्मीद रहती है हमेशा, जो नया आ रहा है वो अच्छा वृक्ष बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक वृक्ष सूख गया, उसके जड़ में मट्ठा किसी ने डाल दिया, वो चला गया, तो नया पौधा वृक्ष नहीं बनेगा। तो मैं इस पूरे आंदोलन को इसी अंदाज में देख रहा हूं, एक उम्मीद के साथ देख रहा हूं। एक परसुएंस, जो मेजर परसुएंस है, लगातार 2024 से एक एग्जाम नहीं ले पा रही है सरकार, और लगातार ऐसा बड़ा, आप विश्व गुरु कह रहे हैं, तमाम तमगा अपने हिस्से का ले रहे हैं, और उस तमगे के बावजूद एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पा रहा है जो आंख फोड़ करके पूरे आंखों में सपना सजे हुए जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं वो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, और वहां पता लगता है कि भाई आज तो लीक हो गया, आप जाइए अगले दिन आइए। तो ये व्यवस्था अगर भारत नहीं दे पा रहा उन्हें, तो किस भारत का अभिमान कर रहे हैं आप? अगर इस भारत को गौरवशाली बनाने के लिए, उसे अभिमानी बनाने के लिए कोई भी शख्स, ये अभिजीत दीपके हो, सिद्धार्थ हो या एबीसीडी कोई हो, वो आएगा ही। एक संदर्भ और अनुराधा जी मैं आपको बता दूं कि इस देश में 18 साल के बच्चों को मताधिकार का अधिकार मिले हुए 1989-88 में मिल गया, और सबसे बड़ी आबादी है वोट डालने वाली, और उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ छलावा हो रहा है, बहुसंख्य के साथ छलावा हो रहा है। उसके लिए कोई उपयोगी सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। मताधिकार का अधिकार दे देने भर से राजीव गांधी ने दिया था, उससे बात नहीं बनती भाई। वो मताधिकार ले चुका है, और अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जब उतारू है अभिजीत दीपके या बाकी लोगों के साथ, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, फिर से वापस ले रहा हूं, किसी भी संस्था के जरिए कह रहा है कि मेरा मुकम्मल अधिकार चाहिए। सिर्फ अधिकार क्या चाहिए? वो भारत का भाग्य विधाता बनना चाह रहा है। उसके रास्ते में जो अड़चन आ रही है, उस अड़चन को हटवाना चाह रहा है, और इसके लिए जो प्योर काज है, पवित्र काज है, जिसमें कटाक्ष कर रहे हैं सीजीआई का, चलो उसी नाम से हम चलते हैं, कॉकरोच ही बनते हैं, चलो देखते हैं। आपके नजर में अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच है, लेकिन मेरे इस हर्डल को हटाओ। अगर ये एक ही बात मान रहे हैं, मैं 20 तारीख को सुन रहा था, ये कह रहे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ससम्मान इस्तीफा दे देना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई इसमें अगर अड़े हुए हैं आप तो जाएंगे, अगर आप भिड़ेंगे तो जाएंगे, क्योंकि ये आबादी सबसे बड़ी आबादी और सबसे ताकतवर आबादी है, फिर से मैं कह रहा हूं, और इसको इन लोगों ने मोबिलाइज कर लिया तो जलवा आ जाएगा। जलवा बर्बादी वाला नहीं कह रहा हूं मैं, उस सेंस में मैं कह रहा हूं उत्थान का रास्ता निकल आएगा, जिसके लिए बहुत समय से भारत इंतजार कर रहा है। ये कह रहे थे ना, इकोनॉमी सिस्टम में कैसे आप पिछड़ते जा रहे हैं, क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसकी बात नहीं है, उसको आप स्थान नहीं दे रहे, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे अर्थमंत्री के जरिए आप काम चला रहे हैं जिसकी कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है, और दुनिया में आप अर्थनीति के जरिए आप जाइए, अमेरिकन सिस्टम को देखिए, जो वहां पे कितने भारतीय उसको बता रहे हैं, वो कई लोग हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपके पास लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक हम कर लेंगे, हम वोट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा तुक्का जड़ेंगे, ऐसा कोई मुद्दा छोड़ेंगे, उससे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो प्रतिनिधि आवाज है, उनकी आवाज जो कि सफरर है, उसको अगर कोई आवाज दे रहा है तो सिर माथे पे। और ये शताब्दी का, मैं कहा ना कि मैं उस संदर्भ में अगर स्मृति दोष के तरीके देखने की नजरिया है, तो मैं हर शताब्दी को देखता हूं, उसके चौथाई खंड में क्या हुआ था, वह उसी ने निर्धारित किया था वो शताब्दी कैसा होगा। भारत को अगर आजादी मिली तो 1915 में पता लगा, महात्मा गांधी आया और हस्तक्षेप किया, तब मिली। जो पिछले शताब्दी को हम शानदार तरीके से आजाद भारत में जी गए, तो यही कालखंड था इंटरवेंशन का।
मैं फिलोसफिकल होता जा रहा हूँ स्मृति दोष की वजह से। सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, गलत कह रहा हूँ सिद्धार्थ, तो मुझे बताइएगा। जी सिद्धार्थ, जी पहले आप अपनी बात रख लें जरा शॉर्ट। जैसे आपने जो है अमेरिका की बात की, मैं आपको, अमेरिका तो खैर मानते हैं कि बहुत पहले आजाद हुआ था और उसने तमाम चीजें की, तो आज वहां पर खड़ा है। हम अपने पड़ोस में देखते हैं ना, चीन। चीन 1949 में आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए। वहां पर एक प्रेसिडेंट हुए थे डेन जाओपिंग नाम के, 1980 के अराउंड में। उनके आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की थी। और वहां शहरों के साथ गांव में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंप्लीमेंट किया था मैक्सिमम, क्योंकि शहर में कितना आप दबाव डालेंगे, एक उसकी भी अपनी एक लिमिट है ना। जब तक आप गांव को जो मजबूत नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कुछ भी। हमारी आबादी चीन से ज्यादा हो गई है, हमारे यहाँ पर गांव खाली हो रहे हैं, जिनको हम भूतिया गांव आजकल कहने लगे। तो हमारे जो गांव हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है, और गांव तभी डेवलप होगा जब वहां के लोग स्किल्ड होंगे, वहां के लोग मजबूत होंगे। और वो कैसे होंगे? वो होंगे एजुकेशन से, बिना एजुकेशन के पॉसिबल ही नहीं है। तो डेन जाओपिंग ने जो चीन में किया था वो चीज हम चाहते हैं कि भारत में हो। भारत क्योंकि आबादी के लिहाज से विश्व का नंबर 1 देश है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी भारत की नंबर 1 होनी चाहिए। और उसके लिए सारा बैकग्राउंड बनता है। बहुत शॉर्ट में एक ही बात कहूंगा कि जब तक एजुकेशन मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम विकसित देश नहीं बनेंगे। और उसके लिए सारी कवायद और शुरुआत भले ही ये एजुकेशन लीक के पेपर लीक से शुरू हुई है, लेकिन हमारी नजर है कि हमारा जो देश है वो एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत करे कि हम चाइना को पीछे छोड़े, अमेरिका को पीछे छोड़े। उस कवायद पर हम कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ, वक्त की कमी है, 2 लाइन में आप जरा जल्दी हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपने जैसा कहा सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दिल्ली में 20 तारीख को आपका फाइनल प्रोटेस्ट होगा, और आप उसके बाद वहां से उठने वाले नहीं। फाइनल नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा। जो हम लोगों का आह्वान पूरे देश में जाकर कर रहे हैं, उनको हम दिल्ली बुलाकर उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी मांग देश की राजधानी से रखें, जिसकी गूंज हर गांव तक जाए, हर गांव के लोगों को अपने अधिकार पता चले, और अपने अधिकार के लिए वो भी अपनी आवाज उठाए, लड़े, जिससे उसको उसके अधिकार मिल सके। तो ये महज शुरुआत है। मैं मानूं कि आप आम छात्रों को भी बुला रहे हैं या सिर्फ आपके अपने कार्यकर्ता हैं? नहीं, क्योंकि असल में जनता और आम छात्रों का ही प्रोटेस्ट है, हमारे कार्यकर्ता कहाँ हैं? हम सिर्फ एक इंजन का काम कर रहे हैं, बाकी तो सारे कार्यकर्ता ही है। जो कार्यकर्ता है वो जनता ही है, हम है ही नहीं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से 6 तारीख को हुआ था जंतर मंतर पर, वैसा कुछ ना हो। इस बार आपका जो ये प्रोग्राम है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो और चीजें जी आलोक जी, आप कुछ कह रहे हैं? दादा जी, ये इम्तिहान है सोशल मीडिया के उन 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के लिए। क्या वो 2.5 करोड़ लोग जो केवल फॉलो करते हैं वो आ रहे हैं दिल्ली? क्या अगर ऐसा होगा तो इतिहास बच जाएगा। 2.5 करोड़ लोग को संभाल नहीं पाएगी दिल्ली, आबादी ही नहीं इतनी। अगर इनके आह्वान पे जो जेन्युइन आह्वान लग रहा है वो कुछ ऐसा हो जाए, अगर 10% भी आया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2.5 करोड़ इनके फॉलोअर हैं। अभी मैं देख रहा 2.25 करोड़ रुपए लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, एक्स पे जिसको कहते हैं। ऐसा ही इनका बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें से कितने लोग आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो ये परीक्षा की घड़ी सोशल मीडिया के उन फॉलोअर्स के लिए भी है कि क्या वो शरीर से हिलते हैं या बस वही झूमते गाते हैं, ये मैं कहना, जिसका उन पर इल्जाम लगाया जाता है। जी बिल्कुल। तो हमारा आह्वान जो है भारत की वो युवा आबादी 65% के लिए है। हम 65% आबादी को आह्वान कर रहे हैं, और जब तक उनको हम इस हक के लिए हम लेके नहीं आते हैं तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। ये महज एक शुरुआत है, इसके अलावा कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, हमें यहीं पर इस चर्चा को रोकना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही तरीके से अब चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा भरोसा है आपके ऊपर देश के युवाओं का, जो आपके फॉलोअर्स हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग इस संवेदनशीलता को समझते हुए आगे बढ़े, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।
जी, थैंक यू।